क्षेत्र है और इन स्टॉक्स में अभी भी निवेशित है और कभी भी कोई खबर आती है तो सोचते होंगे कि यार थोड़ा सा और जोड़ लेता हूँ, एक काम करता हूँ, एवरेज आउट कर लेता हूँ। अब फाइनली इन लेवल्स पे क्या राय है आपकी विनाश? नहीं, इनफैक्ट वीरेंद्र, मैं समझता हूं कि ये सारे शेयर्स जो है वो ज़्यादातर अभी ट्रेडिंग एपिटाइट से ज़्यादा चलते हैं। न्यूज़ फ्लो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो इसमें एक मोमेंटम देखा जाता है। बट जिस प्रकार का डेट अभी सुमित ने कहा कि करीबन 87,000 करोड़ की डेट पूरी जेपी ग्रुप पे है, प्लस प्रमोटर्स के जो काफ़ी शेयर्स है बड़े मात्रा में वो प्लेस्ड हो चुके हैं। ऐसे शेयर से मुझे नहीं लगता कोई बड़ी राहत रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलेगी। जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है अपने लॉसेस को ब्रेक करे, जो भी पैसा मिलता है वो टेबल से लेके जाए, क्योंकि आगे का रास्ता तो मुझे लग रहा है काफी और चैलेंजिंग रहेगा। तो ये शेयर में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट तो नहीं, मैं समझता हूं पूरी तरह से एग्जिट करें। जी निताशा, आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। आज उज्जीवन फाइनेंशियल की लिस्टिंग होनी है, उससे पहले माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट से ही इक्विटास की स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग हुई, एक अच्छा परफॉर्मर रहा है लिस्टिंग से अब तक। और ऑलरेडी इस सेगमेंट में जो पुराना प्लेयर है वो है एसकेएस माइक्रो, जहां पर स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स का ट्रेंड लगातार बना हुआ है और स्टॉक ने ही परफॉर्म किया है। लेकिन अगर फ्रेश चॉइस बनानी हो इन तीनों में से तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है आपको? उज्जीवन की तो लिस्टिंग एक बार हो जाए उसके बाद में ही देखना पड़ेगा कि उनका कैसे है। लेकिन जो बिजनेस मॉडल पर्सपेक्टिव से है तो उज्जीवन का एक पैन इंडिया प्रेजेंस है, जिसकी वजह से उसमें कोई ज्योग्राफिक रिस्क ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट कोई भी ज्योग्राफी जो है वो 20% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती है। इक्विटास ऑन द अदर हैंड सदर्न रीजन में ज्यादा फोकस्ड है। इनफैक्ट तमिलनाडु से उसका काफी प्रोपोर्शन ऑफ रेवेन्यूज आता है, प्रोपोर्शन ऑफ बिजनेस आता है। तो इसकी वजह से अगर ज्योग्राफिक रिस्क देखी जाए तो इक्विटास में ज्योग्राफिक रिस्क ज्यादा है। हमने ऑलरेडी देखा है कि एसकेएस माइक्रो फाइनेंस में जिस तरह से आंध्र प्रदेश की तरफ में उनका ज्योग्राफिक रिस्क था, उसकी वजह से उसमें कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी जो है वो काफी हद तक माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए एक प्रॉब्लम भी बन सकती है, एक बून भी बन सकती है। तो अगर हम पैन इंडिया बेसिस पे देखें तो प्रॉबेबली उज्जीवन ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। एक बार लिस्ट हो जाए उसके बाद ही उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोचा जा सकता है। चलिए, शुक्रिया निताशा आपका शो में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे तो बात करेंगे आज की ऑप्शन स्ट्रेटेजी की। कहीं मत जाइए, देखते रहिए शेयर बाजार लाइव। Grow up, boys. Motion sensing zone lighting in the new NXW from Godrej Eon. हवा जो दिल को छू ले, पॉलीकैब फैंस, कनेक्शन जिंदगी का। मान लो आपके टू व्हीलर का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया हो और पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, तो घबराओ मत, आरसी निकालो, फोटो खींचो और policybazaar.com पे अपलोड करो और सारी कंपनीज के सारे प्लान्स कंपेयर करके इंश्योरेंस ले लो। policybazaar.com। स्टॉक ट्रेडिंग में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा के इनाम कहां? IndianTradingLeague.com पर। समझ गए ना? आज ही रजिस्टर करो IndianTradingLeague.com पर। ये लीग है दिमाग की। क्या आप जानते हैं आप 30% तक ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और वो भी बिना कुछ ज्यादा किए। आपको करना है तो सिर्फ इतना कि अपने मिनी ट्रक को बदल दें इससे। नया महिंद्रा जीतो, जो सिर्फ 1 मिनी ट्रक नहीं बल्कि 8 है, और है भारत में पहली बार 2 पावर, 2 पेलोड और 3 डेक लेंथ के 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन, ताकि जगह का सही उपयोग हो और प्रॉफिट 30% तक ज्यादा हो। नया महिंद्रा जीतो, सही चुनो, कमाओ ज्यादा। हर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। मैदा धीरे धीरे हमारे पेट में तथा कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट हमारे हृदय की धमनियों में जमा हो जाता है और हम हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और पैरालिसिस जैसी जानलेवा बीमारियों की शिकार हो जाते हैं। अतः मैदा, कोलेस्ट्रॉल व ट्रांसफैट रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए और सदा स्वस्थ रहिए, क्योंकि शुद्ध आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है।
अगर कार्लसबर्ग बोर्ड मीटिंग्स करते I gotta get to this meeting. तो वो शायद वर्ल्ड की बेस्ट बोर्ड मीटिंग्स होती। रिफ्रेशमेंट्स? पर अब जानते हैं हम क्या करते हैं। कार्लसबर्ग क्लब ग्लासेस शायद वर्ल्ड के सबसे बेस्ट। मान लो आपके टू व्हीलर का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया हो और पुलिस वाले ने आपको रोक लिया, तो घबराओ मत, आरसी निकालो, फोटो खींचो और policybazaar.com पे अपलोड करो और सारी कंपनीज के सारे प्लान्स कंपेयर करके इंश्योरेंस ले लो। policybazaar.com। हेलो सर, मैं IRDA से बोल रहा हूँ। आपको एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताना था। जी बोलिए। इस पॉलिसी में आपके पैसे 5 साल में डबल हो जाएंगे और आपको बोनस भी मिलेगा। अच्छा, तो आप IRDA से बोल रहे हैं। आप जरा रुकेंगे, मैं अपने दोस्त को भी कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। हाँ बोल भाई। सर, मैं IRDA हैदराबाद से बोल रहा हूँ। लेकिन कॉल ट्रेस करके बता रहा है कि तू लाजपत नगर दिल्ली की किसी दुकान से बोल रहा है। IRD के नाम पे लोगों को ठगने वाले, लगाऊं तो डंडे वहां के। IRDA या उसके अधिकारी किसी भी प्रकार के बीमा या बोनस की घोषणा नहीं करते। इस तरह का कॉल पाने वालों से निवेदन है कि वो तुरंत उस फोन नंबर के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करें। सच और झूठ में जानो फर्क, रहो सतर्क। किसी ख्वाब को ही अपनी जिंदगी मान के जीना बहुत मुश्किल काम है और उसकी राह पर चलना उससे भी मुश्किल। इसके लिए काबिलियत चाहिए, इरादा चाहिए, जुनून चाहिए और आखिर में आपकी हर कुर्बानी आपके काम आती है। I say yes to my choice. I say yes to my dreams. क्या हुक्म है मेरे आका? खेलना है। बहुत गर्मी है यार, थक गया। तो ठंड कर दो। ये लो। ग्लूकोज? ग्लूकोज नहीं, डाबर ग्लूकोज डी। अब देखो कूलिंग। जबरदस्त कूलिंग एनर्जी, डाबर ग्लूकोज डी। One of India's premier university with 25,000 students and 2,000 faculties. A vibrant campus full of life. Hostel facilities for 7,000 students. The future is today at Parul University. सच को पहचानना क्या इतना मुश्किल है? जरूरी है कि मैं सफेद कोट ही पहनूं? कभी आप मानोगे कि सफेद दांतों के लिए ये जरूरी है? सफेद कोट पहनकर सफेद झूठ भी तो बोला जा सकता है। सफेद और मजबूत दांतों के लिए आपको चाहिए प्रकृति का सच, दंत कांति। नीम, हल्दी, तिमरू, अकरकरा, बबूल, लौंग आदि के प्राकृतिक गुण दांतों और वसूड़ों की संपूर्ण हिफाजत करें। इतना भी मुश्किल नहीं है सच को पहचानना। डॉक्टर घनश्याम इज्जत कमाने के लिए इतना कुछ किया और इत्तू से गिले गवा दी ना। घर पे लगाओ नेरोलैक सुरक्षा, सिर्फ इत्तू से पैसों में बारिश और धूप से सुरक्षा और आपकी इज्जत। नया महिंद्रा जीतो जो सिर्फ 1 मिनी ट्रक नहीं बल्कि 8 है और है भारत में पहली बार 2 पावर, 2 पेलोड और 3 डेक लेंथ के 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन, ताकि जगह का सही उपयोग हो और प्रॉफिट 30% तक ज्यादा हो। नया महिंद्रा जीतो, सही चुनो, कमाओ ज्यादा। आम की मिठास अब और भी खास। सिप इंडिया से मैंगो सिप। ब्रेक के बाद शेवर लाइव में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस बीच अगर आप देखें एसएस निफ्टी तो सुबह से लगभग 30 अंक कमजोर था, अब करीब 18 अंकों पर करीब 7886 के जोन पे कारोबार कर रहा है। दीपाली जी 18 अंक की बढ़त लेकर इनफैक्ट ये अच्छा इंडिकेशन है कि अब लाल निशान से हरे निशान में एसएस निफ्टी आ चुका है, अब 7886 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कुछ स्टॉक्स जिन पर अब तक हमने बातचीत की फटाफट से वो देख लेते हैं। अब तक जो चर्चा की गई शेयर बाजार लाइव में उसमें हमने बातचीत की है रिको इंडिया पर,
खराब खबर, एक कंसिस्टेंट वेल डिस्ट्रॉयर रहा भी है, दूर रही है स्टॉक से, जस्ट डायल में कमजोरी रह सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने 500 तक के टारगेट्स प्रोजेक्ट किए हैं और पूरा शुगर स्पेस लगातार बजिंग है। आज अहम अर्निंग्स भी आनी है धामपुर शुगर, मवाना शुगर्स की। इक्विटास एसकेएस मैक्रो लाइमलाइट में रहेंगे क्योंकि उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की आज लिस्टिंग है। स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की होप से पूरे ही जेपी ग्रुप पे दबाव रह सकता है क्योंकि एक नई पेनल्टी लगी है जेपी ग्रुप पर नोएडा में स्थित जेपी ग्रीन्स में स्थित प्रॉपर्टी को लेकर। तो ये कुछ स्टॉक्स रहेंगे अच्छे, ये नतीजों का असर दिखेगा इन स्टॉक्स पर। एल्स्ट्रॉम इंडिया के खराब नंबर्स, गिरावट रह सकती है, लेकिन दीपक नाइट्राइट और श्रीकला हस्ती पाइप अच्छे अर्निंग्स और अच्छे अर्निंग्स के बाद अच्छी मजबूती इन स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट हो सकती है। लेकिन आज के सत्र में और कौन से शेयर्स रहेंगे जिन पर हम बातचीत करेंगे उन्हें देख लेते हैं। इनफैक्ट सुब्रा, रियल स्टेट स्टॉक्स में हम लगातार खरीदारी देख रहे हैं। आप देखिए आईबी रियलिटी का परफॉर्मेंस 80 के लेवल्स पर यह स्टॉक चलकर आ चुका है। डीएलएफ 124 125 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली अभी इन स्टॉक्स में अगर जिन ट्रेडर्स ने भी खरीदारी की हुई है, क्या अपनी पोजीशंस को अभी भी होल्ड करना चाहिए? जो स्टीम दिखी बीते कुछ सेशंस में, ये यहां से और स्ट्रेच हो सकती है? दिपल, आई थिंक इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये सब काफी है अभी प्रिफर्ड काउंटर्स है, जो कि पहले हम रियल एस्टेट काउंटर्स में रैली सस्टेन होते हुए नहीं देखते थे, लेकिन अभी वीक मार्केट में भी इसमें बाइंग आ रही है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त बाइंग आ रही है और इसी का अगर हम एग्जाम्पल है तो इंडिया बुल रियल एस्टेट रही है। तो मेरा अगर इधर चुनने का तो शायद एक HDIL, जो मेरा मानना था शायद 75 तक आएगा, लेकिन वो आया नहीं और कल की मार्केट में अच्छी तेजी दिखी थी। तो ठीक अभी एक 80 और 85 इसके बीच में अच्छी कंसोलिडेशन है। मेरा मानना है कि एक सीरियस बेट बन सकती है और एक मीडियम शॉर्ट टू मीडियम टारगेट अगर पकड़ना है तो मेरा 95-100 यहां तक जाने की पूरी संभावना है जी। लेकिन अब बात कर लेते हैं आज की ऑप्शन स्ट्रेटेजी की, यानी 2 ऑप्शन ट्रेड्स जो आप इनिशिएट कर सकते हैं। बताइए वीरेंद्र, कौन से 2 स्टॉक्स हो सकते हैं? आज देखिए 2 स्ट्रेटेजीज हैं। वे टू वेल्थ ने इनफैक्ट ये स्ट्रेटेजीज हमारे साथ शेयर करी हैं। पहला है इन्फोसिस पे इन्होंने बाय कॉल दी है। क्यों, आइए देखते हैं एग्जैक्टली। मेरे दीपक एक बार चार्ट दिखाइएगा। ये स्टॉक गिरा ऑलमोस्ट 1275 से लगभग 1175 तक, लेकिन याद रखिए गिरने के बावजूद इसने अपनी ट्रेजेक्ट्री यानी जो अप ट्रेंड था और अप ट्रेंड का अपर लोअर एज था उसके लोअर लेवल्स को तोड़ा नहीं और 1175 से पुल बैक दिया। तो इस स्ट्रेटेजिस्ट ने वहां पर उसको रिस्पेक्ट दी है। रणनीति यह है कि 1200 की एट द मनी कॉल खरीदी, क्योंकि देखिए ये स्ट्रेटेजी का टाइम फ्रेम सिर्फ 1 से 2 दिन का है। तो 26 रुपए में खरीदें, 1200 की कॉल, 45 रुपए का लक्ष्य रखिए और 15 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। इन्फोसिस में एक नई तेजी की संभावना बन रही है, यानी करीब 40-50 रुपए का स्विंग इन्फोसिस दे सकता है यहां से। दूसरी कॉल है M&M में तेजी का अनुमान। हालांकि परसों यानी शुक्रवार को, बाजार के अनुसार जो शुक्रवार था, उस दिन ये स्टॉक गिरा था, एक बार फिर से अपने वीकनेस की ट्रेजेक्टरी में आ रहा था, लेकिन कल इसने स्ट्रेंथ शो करी, 1350 पे बंद हुआ। यहाँ पे इसकी स्लाइटली आउट ऑफ मनी यानी करीब 10 रुपए ऊपर, देखिए चार्टिंग के लिए अच्छा भी है। तो 1360 की कॉल खरीदिए लगभग 30 रुपए में और 58 रुपए का लक्ष्य लेके चलिए आप और करीब 18 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। ये थी आपकी 2 ऑप्शन स्ट्रेटेजी। एक ऑप्शन में और जोड़ लेता हूं। सुब्रा, आपके जहन में कोई और ट्रेड आ रहा है ऑप्शंस के लिहाज से जहां पर थोड़ा सा टाइम वैल्यू मेरे हक में है, चार्टिंग के लिए अच्छा स्टॉक भी हो और एक अच्छा मूव संभव है? वीरेंद्र, आई थिंक जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, मैं लार्सन के साथ ही जाना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेकआउट देखी है काफी कंफर्टिंग है और मेरा मानना है कि शायद इनको एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम ट्रेड लेने का है। आई थिंक 1300 का कॉल लेके चले। आई थिंक अगर हम एक नियर टर्म टारगेट पकड़े एक फ्यूचर के लिहाज से, आई थिंक 1355 1360 जाने की पूरी संभावना है। तो लार्सन एक सेफ बेट लग रहा है जहां पर एक दाव ली जा सकती है। अविनाश, कल का स्टॉक ऑफ द डे था थायरोकेयर, एक बम्पर लिस्टिंग, एक अच्छी रिटर्न्स इसने अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए। लेकिन अभी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्या भले ही ज्यादातर एक्सपर्ट्स लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बुलिश हैं थायरोकेयर पर, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिले कल के सत्र में, क्या उसको बुक कर लेना चाहिए? और शायद आने वाले सेशन में अगर किसी दिन वीक मार्केट में अगर थोड़ा बहुत स्टॉक करेक्ट होता है या फिर लोअर लेवल्स मिलते हैं तब वापस एक्यूमुलेट किया जाए, क्या ये स्ट्रेटेजी ठीक हो सकती है या फिर अपने गेन्स के साथ अभी भी बने रहना चाहिए इस शेयर में? नहीं, मुझे लग रहा है कि दीपाली ऑलमोस्ट 45 से 50% एक दिन में गेन मिलना काफी बड़ी बात है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना सेंसिबल स्ट्रेटेजी रहेगी मेरे ख्याल से। जिन इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म व्यू है तो वो तो पूरी तरह से एग्जिट करें, लेकिन जिनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि हमको लगता है कि FY17 में कम से कम 20-22% की अर्निंग्स ग्रोथ आएगी। और जिस प्रकार का कंपनी का बिजनेस मॉडल है, इबिटा मार्जिन है, प्लस अच्छे क्रेडिबल प्रमोटर्स है, यहाँ पे डेफिनेटली एक आध साल में हमको लगता है कि 750-750 का प्राइस टारगेट भी पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल करें और बैलेंस होल्ड करें।
जी हाँ, इस बीच मैं आई थिंक एक स्टॉक बताने से पहले, बोलने से पहले डिस्क्लोज देना चाहूंगा कि एसएसएमओ की पेरेंट कंपनी है जी एंटरटेनमेंट है, और कल इसके नतीजे आने हैं, आज इसके नतीजे माफ कीजिएगा, और कल करीब 420 पे अगर आप देखें 421 पर बंद हुआ, डे हाई पर, बिल्कुल डे हाई पर। कल मैंने जो दो चीज देखी थी इसमें वो ये है कि देखिए कैश के वॉल्यूम्स अच्छे थे, और दूसरा चीज यहाँ पर 410-400 का पुट राइटर बड़ा एक्टिव था, और 420 और 400 ये माफ कीजिएगा 440 और 450 की कॉल, इसमें काफी अच्छी खासी बाइंग थी। इसकी 450 की कॉल लगभग 3 से 4 रुपए कोट कर रही है, 2.5-3 रुपए के आसपास है। एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक से काफी बढ़ गई थी कल के इस प्राइस बिहेवियर को देखने के बाद। टेक्निकली सुब्रा, इस पर क्या करना चाहिए? आई मीन ठीक है, एक बार के लिए छोड़ देते हैं कि नंबर्स क्या रहे थे, मैं सिर्फ अगर चार्ट्स पे फोकस करूं तो क्या टारगेट आपको लग रहा है कि यहां पॉसिबल है? आई थिंक ये जब से निफ्टी में शामिल हुई, आई थिंक एक बहुत ही अच्छी एक यहाँ पर एक प्रिफर्ड बाइंग बेट रही है। और मेरा मानना है कि शायद अभी ओवरऑल मार्केट सेटअप पे अगर आप देखें तो जहां पर मार्केट हम आज 7,800 के आसपास ट्रेड कर रही है, लेकिन अगर हम जी की अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम के हाई के आसपास ट्रेड करे, 440 इसका लाइफ टाइम हाई है, और कल के क्लोजिंग 420 है। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ है काउंटर में। तो मेरा मानना है कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, यहाँ 440 का टारगेट भी यहाँ पर आते हुए, और मेरा मानना है कि यहाँ पर आज के रिजल्ट भले कुछ भी हो, यहाँ वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। क्लियर एक्यूमुलेशन कैंडिडेट है, मेरा मानना है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये 460-470 यहां तक जाने की पूरी संभावना है। जी, इसके अलावा मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर कल के सत्र में कल एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में भी 4.5% की गिरावट के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ था। कल खबर भी नेगेटिव थी कि सेबी ने प्रमोटर के फंड डायवर्जन की जांच का जो दायरा है उसको बढ़ाया है, और आज भी खबरों में है ये शेयर। खबर नेगेटिव ही है कि 7 मई से कंपनी का जो यूरिया प्लांट है वो बंद पड़ा हुआ है एक्यूट वाटर शॉर्टेज की वजह से। तो नेगेटिव न्यूज फ्लो का जो सिलसिला है वो कायम है। कल 4.25% टूटा, लेकिन यहाँ से शायद और कमजोरी स्टॉक होता हुआ दिखे। अविनाश, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स पर? हाँ दीपाली, मुझे लग रहा है कि कल जिस प्रकार का न्यूज़ फ्लो आया कि यहाँ पे एक फॉरेंसिक इंक्वायरी होगी फंड डाइवर्जन के लिए, तो मुझे लग रहा है कि ये हैंगओवर स्टॉक पे अभी कंटिन्यूसली जारी होगा। ऑपरेशनली भी अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत इश्यूज है तो इसको डेफिनेटली स्टॉक में एक नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से करीबन और 5-6% का डाउन साइड पॉसिबल है, और शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से ये शेयर जब तक कोई क्लैरिटी आती नहीं है तब तक मेरे ख्याल से इनमें दूरी रहे तो अच्छा रहेगा। अब थोड़ा सा शॉर्टिंग के और मंदी वाले कैंडिडेट्स की बात भी कर लेते हैं, और इनफैक्ट जो स्टॉक्स बहुत कमजोर थे, एक आइडिया 113 रुपए 45 पैसे पर, ये भी एक बड़े ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ रहा था स्टॉक में। इंडेक्स से कुछ काउंटर्स में लौट रहा हूं, और एक दो स्टॉक्स जो कि बहुत कमजोर पड़े, उसमें दो स्टॉक्स थे, आई मीन आइडिया और डॉक्टर रेड्डीज। आपको याद होगा डॉक्टर रेड्डीज 2780 का लो था वो यूएसएफडी की खबर के बाद, और अब इसने ऑलमोस्ट उस ट्रेजेक्टरी को फिर से छूने की तैयारी कर ली है। इन दोनों में से सबसे ज्यादा घोर बंदी में कौन सा स्टॉक लग रहा है सुब्रा आपको, जिसमें वाकई शॉर्ट के बारे में भी आप सोच सकते हैं बाजार के इस दौर में भी? आई थिंक दोनों में थोड़ी बहुत कॉशियस अप्रोच में रखने का सलाह दूंगा, क्योंकि अगर हम डॉक्टर रेड्डी की बात करें, या डेफिनेटली चार्ट पे हम ब्रेकडाउन देखें, लेकिन अगर आप देखें तो काफी ओवरसोल्ड जोन पे आ चुका। अभी अगर हम यहाँ पर सपोर्ट के ढूंढे तो आई थिंक 28 के आसपास एक शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है। तो ऑब्वियसली ज्यादा शॉर्टिंग में मेरा मानना है कि शायद ज्यादा कुछ इसमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। और सिमिलरली आइडिया, इनफैक्ट आइडिया में मेरा मानना है कि शायद 110 और 115 के बीच में अच्छी खासी बाइंग बन सकती है, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद जो लॉन्ग अनवाइंडिंग देखे, ये ऑलमोस्ट 125 से गिर के यहाँ 110 के आसपास आया, तो अभी यहाँ पर एक थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो आई थिंक ये आइडिया इनफैक्ट उल्टा कॉन्ट्रा बाई बन सकता है। आई थिंक यहाँ पर 110-15 के बीच में कल के सेशन में थोड़ी बहुत यहाँ पर डेफिनेटली स्लगिशनेस थी, बट क्लियरली यहाँ पर शॉर्टिंग का मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है। आई थिंक एक 120 का टारगेट पे एक बाइंग की जा सकती है। चलिए 9 बजे हैं, वक्त हो गया है शेयर बाजार लाइव को यहीं समेटने का। शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की। सबसे पहले देख लीजिए हेडलाइंस। एशिया बाजारों की मिली शुरुआत के बीच भारतीय बाजारों की हो सकती है सुस्त शुरुआत। कल की तेजी के बाद आज दायरे में हो सकता है कारोबार। निफ्टी बैंक पर भी होगी सबकी नजर। बैंकिंग शेयरों में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा आईसीआईसीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी एंटरटेनमेंट, एनआईटी लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम और एसएमएल ईसुजू के नतीजे होंगे आज जारी। घाटे से मुनाफे में लौट सकती है एनआईटी। बिक्री में भी 5% बढ़ोतरी का अनुमान। माइक्रो फाइनेंस कारोबार वाली कंपनी उज्जीवन फाइनेंस की नतीजे की लिस्टिंग आज। इश्यू प्राइस 210 रुपए तय। आईपीओ
कुल करीब 41 गुना हुआ था सब्सक्राइब। आज माइक्रो फाइनेंस और हाउसिंग फाइनेंशियल पर होगी सबकी नजर। गोल्डमैन सैक्स ने जस्ट डायल का लक्ष्य 37% घटाया, 500 रुपए का टारगेट दिया, कहा कंपनी के आ सकते हैं कमजोर नतीजे। और जेपी ग्रुप की बड़ी दिक्कतें, प्रोजेक्ट्स डिलीवरी में देरी को लेकर एनसीडीआरसी ने लगाई पेनल्टी। नोएडा ग्रेटर नोएडा के बीच एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर 21 जुलाई तक फ्लैट्स डिलीवरी नहीं देने पर लगेगा भारी जुर्माना। प्रस्तुतकर्ता जैसे ताजे फलों को रहे और जूस, ऐसे हैं पतंजलि के शुद्ध फ्रूट जूस। प्रायोजक पतंजलि हर्बल बाथ सोप, बेशकीमती जड़ी बूटियों से निर्मित त्वचा की प्राकृतिक कोमलता एवं सुंदरता के लिए। फर्स्ट ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। प्री ओपन के ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अगर आप देखें स्टैटिस्टिक्स के साथ एलएनटी आपकी स्क्रीन पर आप देखें हरे निशान में, लेकिन इस बीच आप देखिए निफ्टी करीब 11 अंक नीचे है और फॉरेक्स मार्केट की ओपनिंग बड़ी तेजी से अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 68 यानी रुपए में थोड़ी सी कमजोरी का दौर है। और देखिए पिछले, हालांकि रेंज बाउंड है बट स्टिल अपनी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरफ जाता हुआ 68 ये 70 के जोन के आसपास याद रखिएगा। खैर मैं फॉरेक्स मार्केट से निकलता हूँ। 66 का स्तर यहाँ पर है अब, यानी कल जो रुपया, परसों जो रुपया ऑलमोस्ट 66.30 के जोन में था, अब वो 60 की तरफ जा चुका है। खैर उसको छोड़ते हैं, अब मैं आता हूँ इंडिकेटिव एक्शन में। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट हो चुका है। फॉरेक्स मार्केट अगर आप में बहुत वोलेटिलिटी नहीं है। इक्विटी मार्केट पर आप देखें तो भी स्टेबिलिटी है। सेंसेक्स लगभग 67 अंक नीचे है। आईटीसी अगर आप देखें फ्लैट बिल्कुल कारोबार कर रहा है। सिप्ला फ्लैट, कोई बड़ा बदलाव यहाँ नहीं है। हीरो मोटर कॉर्प बिल्कुल फ्लैट, इस वक्त 2943 पे कारोबार कर रहा है। एचयूएल कल के डिसअपॉइंटमेंट के बाद आज स्टेबल 845 के स्तर पे, और साथ ही साथ टाटा पावर अगर आप देखें इस वक्त 17320 पे है। मैं आई थिंक बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं हुआ है इंडिकेटिव एक्शन। मेरे साथ एक मेहमान और जुड़े हैं बातचीत करने के लिए अब इस वक्त, मिस्टर साहिल कपूर, चीफ टेक्निकल एनालिस्ट एडवाइस आसिम रिसर्च के। साहिल, एग्जैक्टली आप लोगों की अप्रोच क्या है? क्लाइंट्स को आप लोगों ने राय क्या दी है? पिछले हफ्ते मार्केट्स बहुत वीक लग रहे थे, एफआईएस की पोजीशंस खराब थी, उनकी तरफ से कैश में लिक्विडेशन हुआ एंड सडनली इस कारोबारी हफ्ते के पहले दिन हमको बहुत अच्छा पुल बैक मिला। अब अप्रोच क्या रखनी चाहिए मार्केट्स को लेकर इस वक्त? देखिए 29 फेब के लो से अभी तक अगर आप देखेंगे तो मार्केट लगातार एक हायर हाई हायर लो लगातार बनाता आ रहा है, तो ये एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड की निशानी है। तो सबसे पहला ये देखना चाहिए कि जो ट्रेंड है वो अप है, तो किसी भी करेक्शन के अंदर आपको ये सर्च करना चाहिए कि सपोर्ट का है। लास्ट वीक हमने देखा 77-17 जो एक अच्छा गैप था निफ्टी में, मार्केट उसको फिल किया और 2-3 दिन वहां पे कंसोलिडेट किया। और कल का जो मूव है हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि मार्केट 7850 तक के रेजिस्टेंस को टच करेगा, बट कल मार्केट उससे भी ऊपर बंद आया। तो मुझे लगता है कि आज जो भी करेक्शन मिले हमें फर्स्ट आवर में तकरीबन 40 to 50 पॉइंट, वहां पे एक बाइंग करनी चाहिए। ऊपर में मार्केट शायद 7940 7950 का रेजिस्टेंस जो है उसको रीटेस्ट करने जाएगा। बेस्ट के सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट 8000 को टच करे या उसे ब्रीच करे, बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि एक 100 पॉइंट रैली फ्रॉम 7850 7830 रेंज टू 7940-50 मुनासिब है। तो हम लोग खरीदारी की सलाह दे रहे हैं इस रेंज के अंदर। जी, अंचल के पास चलते हैं और ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट जान लेते हैं। लेकिन ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स का जब जिक्र हुआ है, सबसे पहले बात करते हैं जस्ट डायल की, जहां पर 500 तक के टारगेट्स की बात कही गई है। लेकिन बारीकियां क्या है रिपोर्ट की, वो समझ लेते हैं अंचल से। बताइए अंचल। शुक्रिया दीपाली। पहले बात कर रहे थे गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है जस्ट डायल पे, काफी शॉकिंग रिपोर्ट है। बिकवाली की सलाह दे रहे हैं और साफ तौर पे उनका मानना है 37% नीचे तक और शेयर फिसल सकता है, और निचले स्तरों पे जो लक्ष्य दे रहे हैं वो 500 रुपए का दे रहे हैं। उनका मानना है जो कंपनी की परफॉर्मेंस है अगले 2 सालों में, जो एक दिक्कतें चल रही थी ऑलरेडी 3 तिमाहियों से हम प्रेशर में देख रहे थे, वो कहीं ना कहीं और वर्सन आउट होता हुआ दिखेगा। सो मच सो FY18 तक आय में सालाना महज 16% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, और जो EPS है उसमें 5% की। इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि उनका मानना है अगर तिमाही दर तिमाही आप कंपनी की परफॉर्मेंस को कंपेयर करें तो आने वाले 2 साल में अगर 6% की भी बॉटम लाइन में ग्रोथ होती है तो वो भी बहुत होगी, क्योंकि कंपनी 6% की भी बॉटम लाइन में क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ नहीं अचीव कर पाएगी। एक नया प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया था जिसका नाम जस्ट डायल ओमनी था, JD ओमनी, और काफी ज्यादा उम्मीदें थी कंपनी को कि JD ओमनी से एक रेवेन्यू ड्राइव होता हुआ दिखेगा। लेकिन साफ तौर पे गोल्डमैन सैक्स मानता है अगर FY17 में JD ओमनी में 20,000 क्लाइंट्स भी जुड़ते हैं
तब भी जो वैल्यूएशन है जेडी ओमनी की वो महज 10.9 करोड़ डॉलर रहेगी, जो उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन मौजूदा करंट वैल्यूएशन के मुकाबले करीब 32% नीचे है। तो कहीं ना कहीं ये सारे ही फैक्टर्स प्ले करेंगे और इसकी वजह से उनका मानना है अगले 2 साल जस्ट डायल के शेयर में काफी प्रेशर रह सकता है। सो मच सो 37% नीचे मौजूदा स्तरों से शेयर गिरता हुआ दिखेगा। तो ये अगर आप देखें जस्ट डायल पे एग्जैक्टली कुछ फ्रेश हाउस व्यूज और गोल्डमैन सैक्स की टिप्पणी और 37% गिरा हुआ है। रेस्ट ऑफ द स्टॉक्स पे क्या व्यू है अंचल? वीरेंद्र देखिए, कल टाटा मोटर्स के ऊपर जेएलआर नंबर है, उसके बाद मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रेटिंग जारी की है। ओवरवेट रेटिंग को बरकरार रखा है, 455 का टारगेट दिया है। नंबर्स अच्छे हैं, ओवरऑल धीरे धीरे ट्रेंड वापस से रिवर्स हो रहा है। चाइना से भी वापस से खरीदारी आती हुई दिख रही है, सेल्स इंप्रूव हो रही है, तो उसका फायदा आएगा। साथ ही एचयूएल के ऊपर नतीजों के बाद बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने खरीदारी की सलाह दी है। डेफिनेटली जो वॉल्यूम ग्रोथ 4% की रही वो कहीं ना कहीं स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से कम थी, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच का मानना है कि उनका अनुमान 3.5 से 4.25% का ही था, उससे बेटर जरूर है। बट फिर भी वो कह रहे हैं कि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कम है तो उसका एक डेंट जरूर आएगा शेयर पे इमीडिएटली। लेकिन लॉन्गर टर्म पे अगर देखें तो ओवरऑल चीजें अभी अच्छी लग रही हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, प्राइसिंग का सच कोई प्रेशर नहीं है, उसका फायदा आएगा। दूसरी ओर सिटी ने परसिस्टेंट सिस्टम्स के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है, बिकवाली की सलाह दे रहे हैं और डाउन साइड टारगेट 650 का दिया है। उनका मानना है शेयर में एक रनअप आ चुका है और अब मौजूदा स्तरों पे शेयर काफी महंगा है और अगर परफॉर्मेंस से कंपेयर करें तो आने वाले दिनों में जो एबिट मार्जिन है कंपनी के वो करीब 1.5% तक गिरते हुए दिखेंगे और ये बेहद चिंताजनक होगी और इसका ओवरहैंग शेयर पे आता हुआ दिखेगा। और लास्टली सीएलएसए ने अरविंद लिमिटेड के ऊपर खरीदारी की सलाह दी है, टारगेट दे रहे हैं 329 का। एक अच्छा प्रोडक्ट पाइपलाइन है, नए प्रोडक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड लार्ज ब्रांड्स ऐड किए हैं उसकी सेल्स अच्छी है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं नंबर्स में और शेयर में भी तेजी में के रूप में देखने को मिलेगा। जी शुक्रिया अंचल आपका। अरविंद पर ऑलरेडी हमने इनफैक्ट बात की भी थी थोड़ी देर पहले, बोर्ड बैठक है थर्सडे को जहां पर एनसीटी के जरिए रकम जुटाने पर विचार होगा। लेकिन एचयूएल पर एक कमेंट ले लेते हैं अविनाश का। टेक्निकली तुमने बातचीत की थी सुब्रा से, लेकिन अविनाश एचयूएल डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ ने डिसअपॉइंट किया, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई उसमें 2 खास बातें रही। एक तो उन्होंने कहा कि प्राइसिंग यहां से नीचे की तरफ नहीं जाएगी, यानी प्राइस वो कट नहीं करेंगे। और दूसरी चीज ये कि पतंजलि से जो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है उसे डील करने के लिए कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेगी। और 2 ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट का जिक्र भी किया अंचल ने, क्रेडिट स्विस और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच, और दोनों ने ही 930-945 तक के टारगेट्स की बात कही है। क्या आप भी ऑन डिप्स बाय करने की सलाह देंगे ऑन एचयूएल? दीपाली, मैं समझता हूं कि वॉल्यूम ग्रोथ मार्केट के उम्मीदों से कम आना एक काफ़ी बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। रही बात मैनेजमेंट की कमेंट्री की कि वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक रिएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, क्योंकि पतंजलि ने जिस प्रकार से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को पुश किया है, उन्होंने मार्केट शेयर इंक्रीज किया है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स मेरे ख्याल से काफ़ी चैलेंजिंग रहेंगे। हालांकि अभी देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट्स कौन से हैं और इनको क्या प्राइसिंग से ये लॉन्च करते हैं, क्योंकि पतंजलि का जो प्रोडक्ट रेंज है वो प्राइस वाइज एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है और उससे भी सस्ता मार्केट में लॉन्च करना ये शायद एचयूएल के लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। मेरे ख्याल से तो 1-8 क्वार्टर होल्ड करना ही सेंसिबल स्ट्रेटेजी रहेगी। मेरे ख्याल से एटलीस्ट मुझे नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा अर्निंग्स ट्रिगर है जिससे कि स्टॉक में उछाल आए, तो आई वुड प्रेफर टू वेट एंड वॉच और होल्ड की राय दूंगा। टाटा स्टील पर भी नजर रहेगी, 328.70 पर ये काउंटर कल बंद हुआ था। ये हालांकि बहुत सुपर एक्टिव स्टॉक था, बीते 5-7 दिन से प्रॉफिट बुकिंग के मोड में है। अब देखिए, जो यूके के कारोबार को लेकर बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टी तो इनको मिल ही गई है, हालांकि वो अंतिम दौर में कौन आएगा नहीं मालूम। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूके सरकार जो है वो एग्जैक्टली बहुत सहायता दे रही है टाटा स्टील को, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इनके पेंशन लायबिलिटीज है दीपाली, उसका अप्रोक्सीमेटली 60 to 50% वो ले लेंगे पेंशन लायबिलिटीज को। तो ये बड़ा इनफैक्ट टाटा स्टील के लिए बड़ा कंफर्ट है 330 के स्तर पे। खैर मैं इस पे एक टेक्निकल व्यू लूंगा, बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार बात करते हैं फास्ट मनी की आज की 20 कॉल्स की। दस में शेयरों में मैंने दीपक नाइट्रेट के साथ शुरुआत की, अच्छे नतीजों का असर देखने को मिल सकता है पॉजिटिव। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ग्लेनमार्क फार्मा में खरीदारी करने की सलाह दी। जोसिल को मैंने बतौर ईपीएस से उतारा है। आंध्रा शुगर की सब्सिडी कंपनी बेहतर देखने को मिल सकते हैं इस तिमाही में। आज के लिए 210 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह दी। आईटीसी, एचयूएल जैसी बड़ी कंपनियां इसके क्लाइंट है। इसके अलावा सी मरीन में खरीदारी की आज के ट्रेड में 92 रुपए का आपको इसमें
टारगेट रखना होगा, इसमें खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा HUL जो एग्रेसिव ट्रेडर है वही खरीदारी करके चलिए। दो पॉजिटिव खबर, पहली है कि कंपनी ने सीधे तौर पर कहा कि वो कीमतें नहीं घटाने वाली है, दूसरी की कंपनी ने कहा कि अब वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी लॉन्च करेगी। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पर 860 रुपए का लक्ष्य के साथ खरीदारी करने से लाओगे। GSCL में 144 रुपए का लक्ष्य रखना है। जस्ट डायल में 730 रुपए के लक्ष्य के साथ बिकवाली करने की सलाह है। ध्यान रखिए जस्ट डायल और टाटा स्टील दोनों जो मेरे सौदे हैं बिकवाली के हैं और दोनों में आज के ट्रेड में बिकवाली देखने को मिल सकती है। जस्ट डायल पे खबर यह आई कि गोल्डमैन सैक्स ने यह माना है कि शेयर यहां से गिर के 500 रुपए तक जा सकता है, करीब 37% तक का डाउन साइड वो जस्ट डायल में मान के चल रहे हैं। 730 रुपए का लक्ष्य के साथ बिकवाली कीजिए। और टाटा स्टील ग्लोबल मार्केट में देखिए मेटल स्टोर में दबाव देखने को मिला। टाटा स्टील में आज के लिए 320 रुपए का लक्ष्य के साथ बिकवाली करने से लाओगे। प्रीम सीमेंट को मैंने बताया सुपर हिट से उतारा है, 92 रुपए का आपको इसमें लक्ष्य रखना है। पोर्टफोलियो में मेरा पहला शेयर है कैमलिन फाइन, जिसमें खरीदारी कर सकते हैं 103 के टारगेट के लिए। डेल्टा कॉप और BPCL दोनों स्टॉक्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। बतौर EPS शेयर मैंने चुना है जेट एयरवेज, 668 का टारगेट, 655 का स्टॉप लॉस। ग्रैन्यूल्स यहां से एक्टिव हो सकता है, 135 के लक्ष्य के लिए रडार पर रखें। रिलैक्सो और जुबिलेंट लाइफ दोनों ही स्टॉक्स खरीदारी के लिए चुने गए, इन दोनों स्टॉक्स पे खरीदारी करें। NCC एक्टिव हो सकता है, 82 का टारगेट रखें। और वेदांता आज की सेल कॉल है, 100 रुपीज का टारगेट, 105 का स्टॉप लॉस। श्रीकालाहस्ती पाइप्स पे आप दाव लगाएं, 285 का पहला टारगेट है, इससे ऊपर जाने का भी दम रखता है, बट स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स कंपनी ने पोस्ट किया, इसको अपने रडार पर सकते हैं। तो ये फास्ट मनी की 20 कॉल्स आपने देखी, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर कमेंट ले लेते हैं। अभी टाटा स्टील का जिक्र किया था वीरेंद्र ने, आज खबरों में है और 7 कंपनियां यूके कारोबार की खरीद में आगे आई हैं और यूके सरकार ने भी कंपनी की 60% पेंशन जो है उसकी देनदारी देगी। तो पॉजिटिव खबर है टाटा स्टील के लिए। लेकिन साहिल, टेक्निकल व्यू आपका क्या रहेगा ऑन टाटा स्टील? पूरे ही मेटल पैक में एक वन वे रैली हमने आते हुए देखी, लेकिन बीते 2-3 सेशन में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई है हायर लेवल्स पर। 330 पर इंडिकेटिव एक्शन में ट्रेड कर रहा है, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनती है आज के लिए? देखिए टाटा स्टील एक सेक्टर आउट परफॉर्मर है, लगातार आप देख रहे हैं इसके अंदर एक तेजी का ट्रेंड बना हुआ है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखा जा सकता है। तो अगर 334 335 के लेवल्स मिले तो मुझे लगता है कि एक बार शॉर्ट करना चाहिए अराउंड 342 के स्टॉप लॉस से। एक ओवरबॉट सिचुएशन यहाँ देखने को मिल रही है। प्लस कल हमने देखा पूरे वर्ल्ड में सभी कमोडिटी स्टॉक्स में काफी सेलिंग देखी गई थी, तो मुझे लगता है कि रब ऑफ यहाँ पे आ सकता है फॉर 1 और 2 सेशंस। तो शॉर्ट टर्म में 320 315 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं टाटा स्टील में। साहिल, ये निफ्टी बैंक पर और बैंकिंग स्टॉक्स पर आपकी अप्रोच समझना चाहेंगे। हालांकि हम आज जब इस मुद्दे पे बात की थी कि कैसे अप्रोच करना चाहिए, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स निफ्टी बैंक की है। अभी क्लाइंट्स को आप लोगों ने राय क्या दी है इस पर, और अभी बैंकिंग बास्केट में आप लोग क्या प्रिफर कर रहे हैं? देखिए ओवरऑल बैंकिंग अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी खासकर तकरीबन 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है इस समय। एक तरफ रिटेल बैंक्स हैं जो कि न्यू लाइफ टाइम हाई पे हैं, जैसे HDFC बैंक, कोटक बैंक, येस बैंक, और कॉर्पोरेट बैंक्स स्टिल जो प्राइवेट बैंक्स हैं ICICI और एक्सिस, जहां पे लगातार वोलेटिलिटी बनी हुई है। और तीसरे हैं PSU बैंक्स। तो मुझे लगता है कि पैकिंग ऑर्डर काफी क्लियर है मार्केट का इस समय। प्राइवेट रिटेल बैंक्स को मार्केट सबसे पहले खरीदारी के रुख से देख रहा है और बाकी दूसरी 2 सेगमेंट को बाद में। तो मुझे लगता है कि ये रुझान अभी भी बना रहेगा। शायद PSU बैंक्स के अंदर एक बाउंस बैक और वॉल्यूम बिल्डअप कल देखा गया है, तो मुझे लगता है कि एक फॉलो अप रैली जो है आज शायद देखने को मिलेगी, जहां पे आप बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और SBI इनके अंदर थोड़ा तेजी का रुझान देख सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है अगर आप ट्रेंड खेल रहे हैं तो अभी भी प्राइवेट रिटेल बैंक्स वही आपको एक बड़ा ट्रेंड देंगे। अदर देन दैट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नेक्स्ट 1-2 दिन के लिए आप PSU बैंक्स पे ध्यान दे सकते हैं, जहां पे आपको बाउंस बैक तकरीबन 5% से 7% के बीच में मिलेगा। जी, एविएशन और ऑयल मार्केटिंग स्पेस पर भी नजर रखकर चले। आज के सत्र में इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइसेस करेक्ट हुए, 3% के आसपास की करेक्शन दिखी, और जब जब ऐसा होता है तब एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन स्टॉक्स में दिखता है। कल जेट एयरवेज एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर था भी, सब 5.5 से 6% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ था। लेकिन सुब्रा, जेट एयरवेज और स्पाइस जेट, क्या कोई लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए आज के सेशन में, स्पेशली कल के एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद जेट एयरवेज में? आई थिंक जेट एयरवेज पे क्लियर पॉसिबिलिटी है। कल हमने अच्छी खासी ब्रेकआउट भी देखी, चार्ट पे 657 के आसपास बंद हुआ है, तो आई थिंक क्लियर यहाँ पर अप ट्रेंड है। और मेरा माने कि नियर टर्म टारगेट अगर आप देखें तो 680 जाने की पूरी संभावना है, तो आई थिंक ये क्लियर एक अप ट्रेंड पे है।
इस बीच थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेटिव एक्शन की जो ट्रैक्स है वो समझा देता हूँ कि निफ्टी क्या कर रहा है और निफ्टी 51 क्या कर रहा है इस वक्त। निफ्टी करीब 7 अंक ऊपर है, लेकिन मजबूती के साथ खड़े हुए स्टॉक्स में सबसे ऊपर आप देखिए कल का सबसे वीकेस्ट स्ट्रक्चर आज सबसे ऊपर है 1% ऊपर डॉक्टर रेड्डीज करीब 2864 पे कारोबार कर रहा है। टाटा स्टील ये करीब आधा % ऊपर है। अच्छी खबर तो अच्छा इंपैक्ट यहाँ पर है। बाकी अदानी पोर्ट्स एंड SEZ और साथ ही साथ ITI ये एक सीमित दायरे की तेजी लेकर कारोबार कर रहे हैं। वीक स्ट्रक्चर्स में से सबसे ऊपर आप देखिए अब इनफैक्ट कैसी डाइवर्जेंस है विद इन द इंडेक्स। हिंडाल्को सबसे ज्यादा बैकफुट पे है 3/4% नीचे, उसके बाद टाटा मोटर्स, SBI और अंबुजा सीमेंट्स ये कुछ और स्टॉक्स जहां पर इस पर कमजोरी है। अब मैं आता हूं जरा मिड कैप पे। मिड कैप में देख लीजिए आज मजबूती और कमजोरी कहां पर है। एल्स्टॉम इंडिया 2.5% नीचे कारोबार कर रहा है कमजोरी के साथ और लगभग 596 के स्तर पे। उसके बाद देखिए एस्ट्रल पॉली 2.5% ऊपर, तेजी अच्छी यहाँ पर 11.25 रुपए की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। बिरला कॉर्प में 1% की तेजी है। ब्लू स्टार ये अगर आप देखें ऑलमोस्ट 1% ऊपर कारोबार कर रहा है। और एक आप बॉम्बे रेयन को देखिए 5 रुपए ऊपर, यानी करीब 3.5% है ये स्टॉक ऊपर है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस ये पूरे स्पेस पर नजर रखिएगा। आज एक शानदार लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन में पूरा NBFCs हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां ये पूरा का पूरा चरण काफी स्ट्रॉन्ग है। मैं ओपनिंग टेक्स का इंतजार कर रहा हूँ, उससे पहले 2 स्टॉक्स और जोड़ लेता हूँ। और SL प्रोपैक पैकेजिंग कारोबार वाली ये कंपनी SL समूह की कंपनी है डिस्क्लोजर, लेकिन ये अपने ट्रेडिंग करियर के ऑल टाइम हाई को छूने की तैयारी कर रही है। उससे प्रीवियस हाई जो था वो था करीब 193 का, तो इस पर भी नजर रख के चलिएगा। उसके बाद और एक स्टॉक जोड़ना चाहूंगा, एक और स्टॉक जिसमें अच्छी तेजी है वो है HD मीडिया और साथ ही साथ जागरण प्रकाशन। एक 2 स्टॉक्स अगर आप देखें जहां पर अच्छा खासा मूव है। निफ्टी करीब इंडिकेटिव एक्शन में जो है वो 7 अंक ऊपर है। अब निफ्टी खुल चुका है लगभग आपकी स्क्रीन पर 7873 बिल्कुल फ्लैट। और मोस्ट ऑफ सेंसेक्स अगर आप देखें तो 25,661 पर है। 7860 पर निफ्टी खुला है बिल्कुल फ्लैट अगर आप देखें कारोबार करता हुआ। इस बीच अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स को देखते हैं एग्जैक्टली क्या इंपैक्ट है। टाटा स्टील आपकी स्क्रीन पर 2.5 रुपए ऊपर, टॉप गेनर लगभग 3/4% ऊपर। मारुति अगर आप देखें तो ये भी मजबूत दिखा रहा है। HUL थोड़ा सा पुल बैक दिखाता हुआ। टाटा स्टील लगभग अब इस बार इस बीच एक्सिस बैंक 3 रुपए पर कारोबार कर रहा है। टाटा स्टील 2 रुपए ऊपर और मारुति अगर आप देखिए अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है सुबह। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज लगभग 13 रुपए ऊपर करीब इजाफा लेकर कारोबार कर रहा है। हिंडाल्को बैकफुट पे 2 रुपए नीचे कारोबार कर रहा है। उसके बाद हिंडाल्को के बाद टाटा मोटर्स लगभग 4 रुपए नीचे 398 के स्तर पे और NTPC करीब 1.25 रुपए नीचे 141 के स्तर पे। उसके बाद टाटा मोटर्स के बाद NTPC का रिजर्व बैंक अगर आप बैंकिंग को देखिए तो बिल्कुल फ्लैट 3170 की ट्रैजेक्टरी में 0.5% की मजबूती यहाँ पर है। एक्सिस बैंक स्मार्ट प्राइस परफॉर्मेंस लगभग 2 रुपए ऊपर। कैनरा बैंक लगभग फ्लैट है 194.50 के स्तर पे। फेडरल बैंक बिल्कुल फ्लैट 49.40। तो आई थिंक बैंक्स गेनर्स के साइड खड़े हैं लेकिन बहुत कम गेन्स के साथ। करोड़ वैसे बैंक आपकी स्क्रीन पे 5 रुपए नीचे 464 पे। ICICI बैंक बैकफुट पे करीब 1 रुपए 30 पैसे नीचे कारोबार कर रहा है। और इंडियन ओवरसीज बैंक अगर आप देखें एक बार निफ्टी बैंक को दिखाइए एग्जैक्टली अगर आप देखें निफ्टी बैंक की बाजार के डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट करने में याद रखिएगा अहम भूमिका रहेगी। इंडेक्सेस में अगर आप देखें निफ्टी एक बार इंडेक्सेस दिखा दीजिए एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं इंडेक्सेस। निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पर आप देखें 16,680। तो एटलीस्ट जो एक कंफर्ट चाहिए था मुझको निफ्टी बैंक से वो स्क्रीन पर है, रेस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड। जी कुछ और पॉकेट्स देख लेते हैं। एक बार जस्ट डायल को देख लेते हैं कि गोल्डमैन सैक्स के रिपोर्ट के बाद एग्जैक्टली शुरुआत स्टॉक की कैसे हुई है। 0.4% नीचे ये स्टॉक 741 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। कमजोर ओपनिंग की प्रोजेक्शंस थी भी और वो रिफ्लेक्शन आया भी है। शुगर स्टॉक्स को देख लेते हैं। लगातार खरीदारी इन स्टॉक्स में हो रही है। आज मवाना शुगर, धामपुर शुगर के अर्निंग्स भी आने हैं और ज्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में ही है। बयान हिंदुस्तान 1% ऊपर है। साथ ही मवाना शुगर्स देखिए आज अर्निंग्स आने हैं, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स की होप है 6% ऊपर। धामपुर शुगर में 1% का उछाल देखा जा रहा है। इसके अलावा पेरी शुगर को आप देखिए तो 5% की बढ़त स्टॉक में इस वक्त बनी हुई है। एक अच्छी मजबूत साथ ज्यादातर शेयर्स ट्रेड करें। EID पेरी हालांकि बुक को फ्लैट है 229 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एविएशन स्टॉक्स और मार्केटिंग कंपनीज देख लेते हैं। क्रूड में जिस तरह का एक्शन रहा है इंटरनेशनल मार्केट में उसके बाद क्या रुझान है। जेट एयरवेज करीब 0.1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्पाइसजेट में भी 1% का उछाल इस वक्त देखा जा रहा है। साथ ही ऑल मार्केटिंग कंपनीज की भी जो शुरुआत है वो भी पॉजिटिव नोट पर हुई है। BPCL करीब 1% ऊपर फ्लैट है लेकिन बायस पॉजिटिव है। HPCL 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। IOC को देखें तो वहां भी 0.5% की मजबूती आज के सत्र में देखी जा रही है। कुछ छोटे स्टॉक जो कि जोरदार मजबूती दिखा रहे हैं आज के सेशन में, उनमें आप देखिए डाटामेटिक्स को 5.5% ऊपर है ये स्टॉक। आज खबर भी है कि कंपनी के कंसोर्शियम को लखनऊ मेट्रो से ऑर्डर मिला है और उस खबर का असर 5.5% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हेस्टर बायोसाइंसेज नतीजे स्ट्रॉन्ग आए, कल भी स्टॉक में जोरदार खरीदारी थी और आज भी ये स्टॉक 11.5% की मजबूती लेकर कामकाज कर रहा है। शेयर बाजार लाइव में हमने बातचीत की थी पंप स्टॉक्स की और आप देखिए शक्ति पंप्स को 6% ऊपर 171 के लेवल पर यह स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। तो
बहुत सारे स्टॉक्स हैं मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस से जो कि अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। एक स्टॉक और आप देख लीजिए, वो है दीपक नाइट्राइट का। अच्छे अर्निंग्स रहे हैं और बताया भी था आपको कि शेयर पर नजर रखें, और स्टॉक अब करीब 3% के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। सुब्रा, मार्केट ओपन हो चुके हैं, जिस तरह की प्रोजेक्शन थी उसी लेवल पर ओपनिंग हुई भी है, लेकिन कुछ प्रिसाइज स्टॉक्स आप बताना चाहेंगे जिन पर आपकी नजर रहेगी या फिर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से आपने चुने हैं? हाँ दीपाली, कल की जो सेशन थी वो काफी बुलिश थी काफी काउंटर्स के लिए, और एक शुरुआत के तौर पे एक IFCI अगर आप देखें तो अच्छी खासी यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट की तरफ जारी है। तो हमारा मानना है कि शायद एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट एक 27 तक रख के खरीदारी की जा सकती है। दूसरा एक रिलायंस इंफ्रा, आई थिंक इसमें वापस एक मोमेंटम आने की तैयारी में है, और मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर एटलीस्ट 580 तक जाने की पूरी संभावना है, तो इस पर एक लॉन्ग ट्रेड की जा सकती है। और लास्ट में जो लार्सन LNT की जो हम बात की थी, आई थिंक क्लियर ब्रेकआउट की और संकेत दिए कल, और मेरा मानना है कि शायद मीडियम टर्म टारगेट 1350 यहाँ तक आने की पूरी संभावना है। जी हाँ, देखिए आज वाकई 9:19 पर लगभग 3-4 मिनट हुए बाजार खुलने पे 2 ट्रेड इनफैक्ट करने का मन कर रहा है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई मीन, और देखिए वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ बाय करने का। सुब्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पर इंडेक्सेस पर रखिए आपने। एक शक्ति पंप्स और दूसरा विद डिस्क्लोजर SL प्रोपैक, दोनों ही स्टॉक्स को देखिए। SL प्रोपैक इस वक्त ऑलमोस्ट 193 की ट्रैजेक्टरी में, नंबर्स का सपोर्ट था, अर्निंग्स, और देखिए अभी शक्ति पंप्स के नंबर ड्यू हैं, 172-90 का स्तर यहां पर है। जरा एक बार शक्ति पंप्स के चार्ट्स पे आइएगा, एक टिपिकल फ्लैग आपको याद होगा, एक दिन हमने पंप स्टॉक्स लिए भी थे, उस दिन भी मैं इंतजार कर रहा था कि कब ये 173 काटेगा। 173 वो फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, याद रखिएगा, और उसके बाद एक सरप्राइज एलिमेंट होगा, ये स्टॉक ऑल टुगेदर एक सरप्राइज होगा। मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट जब होंगे इस कार्यक्रम में बात करूंगा। अब 173.50, 174, आई थिंक ये शार्प मूव देगा। 173 के ऊपर एक शार्प मूव एक्सपेक्टेड था और वो आ भी रहा है। जरा टिक बाई टिक चार्ट्स पे आइएगा, आई थिंक आज स्ट्रॉन्ग ओपनिंग 175 ऑलमोस्ट आप देखिए। और दूसरा है SL प्रोपैक, अगेन डिस्क्लोजर दे रहा हूं देखिए मैं, लेकिन चार्टिकली इतना बेहतरीन स्टॉक है, 193 पार होने पर शायद ये एक स्ट्रॉन्ग मूव देगा। साहिल, आपको इस पे से, आई मीन स्मॉल कैप मिड कैप पे, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ चार्टिकली, जहां पे आपको अर्निंग्स का सपोर्ट भी मिला हो, जो सेक्टर ठीक ठाक कर रहा हो, इनमें से कोई स्टॉक पिक करना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि एक चार्ट पे जो स्टॉक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड शो कर रहा है वो है अशोक लेलैंड। तकरीबन पूरे अप्रैल के मंथ में साइडवेज था, कंसोलिडेशन फेज में था। आपने देखा होगा फेब में और मार्च में इसमें एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी। मुझे लगता है उस रैली का नेक्स्ट लेग जो है, मोस्ट लाइकली इसके रिजल्ट्स जो कि 11th में उसके बाद देखने को मिलेगा। 104-105 पे लगातार ये ट्रेड कर रहा है कुछ दिनों से। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, 100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और आने वाले 1 से 2 महीने में ये स्टॉक 120-125 के लेवल्स को टच कर सकते हैं। जी जी, इस बीच आप देखिए शक्ति पंप्स को, अब ये 179.30 का लेवल लगा के आ गया, यानी जिस टिपिकल फ्लैग की बात कर रहा था वो अपना काम बखूबी कर रहा है। 177.45 पर अभी आई थिंक शायद इसको ट्रैक नहीं करते हैं, वो टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इस स्टॉक पर अगले 1 घंटे में नजर रख के चलेगा। और इस बीच में एक जरा वॉल्यूम्स के लिहाज से जरा सुपर एक्टिव स्टॉक्स जिन पर हम बात कर सकते हैं, इसमें आप देखिए इंडिया बुल्स होलसेल सर्विसेज लगभग 15% ये स्टॉक ऊपर, 3 रुपए की तेजी लेकर करीब 11 लाख शुरू के कारोबार के बीच यहाँ पे तेजी है। और एक और कुछ काउंटर जहां पे तेजी है, टाटा स्टील अगर आप देखें अब करीब 1.25 रुपए ऊपर है, और एक अदानी पावर ये भी थोड़ा बहुत मूव दे रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स वाले काउंटर्स में एक आप देखिए स्टोन वन रिटेल इंडिया, ये करीब 16% ऊपर है, जाना माना स्टॉक नहीं है। उसके बाद अच्छे वॉल्यूम्स के हुए एक अपर गैंजेस शुगर, इसको देखिए करीब 6 रुपए, ये 6% यानी करीब 10 रुपए स्टॉक ऊपर है, 95,000 शेयरों के कारोबार के बीच में। और एक MP डिस्टिलरी, इस स्टॉक को भी देखिएगा, इसमें भी काफी अच्छी खासी तेजी। अविनाश, ट्रैक करता है आप इन काउंटर्स को? मुझे लग रहा है कि अपर गैंजेस शुगर में डेफिनेटली हमने जिस प्रकार की तेजी कल भी देखी थी वीरेंद्र, शायद इस क्वार्टर के नंबर्स भी काफी अच्छे आएंगे। और मुझे लग रहा है कि ये हालांकि इलिक्विड काउंटर है, बट जिस प्रकार का माहौल शुगर सेक्टर के लिए बन रहा है, मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा लग रहा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिनके पास है वो होल्ड करे, और थोड़ा सा अगर रिस्क एपिटाइट ज्यादा हो तो करंट लेवल से भी डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में अपटिक आ सकती है। जी साहिल, आप कोई ट्रेड लेना चाहेंगे? शुगर स्पेस से ज्यादातर स्टॉक्स की शुरुआत अच्छे नोट पर हुई है, 4-5% के उछाल के साथ ज्यादातर शेयर्स कामकाज कर रहे हैं। कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है आपकी यहाँ आज के लिए?
देखिए शुगर स्टॉक से हमारा टॉप पिक बलरामपुर चीनी है। वो शायद एक शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेड ना हो, बट ओवरऑल हमें लगता है कि स्टॉक 125-130 लेवल्स की तरफ बढ़ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम उसी के साथ स्टिक करेंगे और बलरामपुर चीनी पे बाय कॉल दूंगा। जी हाँ, चलिए इस बीच और कुछ स्टॉक्स को देखते हैं जिनमें एक अच्छे खासे मूव हैं विद इन द इंडेक्स। इंडेक्स पे एक बार लौट के आता हूँ। इंडेक्स में कोई ट्रेड अगर करना है तो हिंदुस्तान यूनिलीवर इस वक्त 16 रुपए ऊपर लगभग 2% की तेजी के साथ डॉक्टर एडीएस करीब 28-87 पे कारोबार कर रहा है। प्रदीप भोचंदानी हमारे साथ हैं टेक्निकली बात करने के लिए। प्रदीप, मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है आपका। निफ्टी आई थिंक फ्लैट है इस वक्त, अभी कुछ पॉकेट जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, उसमें HUL है, उसमें डॉक्टर एडीएस है। वीकनेस वाले काउंटर्स में कोई बहुत एक्सट्रीम वीकनेस के साथ कारोबार नहीं कर रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक बिल्कुल स्टेबल है, ना बहुत गिरावट ना तेजी। आपकी थीम क्या रहेगी आज इस सेशन के लिए? आप किन स्टॉक्स को पकड़ के चलना चाहेंगे? शुक्रिया। मेरे हिसाब से निफ्टी में हमारे हिसाब से एक तेज़ी का माहौल कंटिन्यू रह सकता है। नीचे के साइड में 7700 का एक सपोर्ट, अच्छा सपोर्ट लेने के बाद आर्ली चार्ट्स पे कल के सेशन में हमने ब्रेकआउट देखा था, तो हमारे हिसाब से ये जो तेज़ी है वो 7980 7990 तक कंटिन्यू कर सकती है। तो हम अपने क्लाइंट्स को एक लॉन्ग पोजीशन 7760 के स्टॉप लॉस से होल्ड करने की एडवाइस दे रहे हैं। और स्टॉक स्पेसिफिक इन्फोसिस है, आदित्य बिरला न्यू है, ये फ्रंट लाइन में हमको अच्छे लगते हैं। जी साहिल, टाटा मोटर्स पर आपका व्यू क्या है? बीते कुछ सेशंस में एक वॉलेटाइल बिहेवियर रहा है स्टॉक का। कल वापस 400 के लेवल रिगेन किए थे, लेकिन आज टॉप निफ्टी लूजर भी है। 2.5% से ज्यादा की वीकनेस दिन के निचले स्तरों पर ये भी ट्रेड करा है 392 के लेवल से पर। यहां से और स्लिप कर सकता है या फिर क्या स्ट्रेटेजी है आपके टाटा मोटर्स? देखिए मीडियम टर्म में हमारा टाटा मोटर्स पे काफी कंस्ट्रक्टिव व्यू है। हमें लगता है एक बड़ी तेजियां देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप देखें चार्ट्स पे 420 एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है टाटा मोटर्स के लिए, और लगातार वहां से मुझे लगता है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस बनी रहेगी एटलीस्ट अगले 1 महीने के लिए। तो जब तक वो लेवल नहीं निकलता मुझे लगता है शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड नहीं खेलना चाहिए। और अगर आप स्मॉल रेंजेस की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि 405 से 385 दैट इज अ रेंज दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू। तो मुझे लगता है इस रेंज के अंदर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी आपको शायद इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए। जब तक ये रेंज नहीं निकलती मुझे लगता है कि यही रेंज के अंदर प्ले करना चाहिए। इस बीच आप देखिए ग्लोबल वेक्ट्रा, ये स्टॉक कल भी तेज था, आज भी स्ट्रॉन्ग खुला है। हेलीकॉप्टर कारोबार वाली कंपनी है, अगर आप देखें तो आपके स्क्रीन पर आएगा ग्लोबल वेक्ट्रा। कल भी तेज था, अगर आप देखें आज भी, अगर आप देखें लगभग 107.50 पे, हालांकि ओपनिंग टिक्स में 109 तक ये स्टॉक गया था। और कुछ स्टॉक्स जहां पे अच्छी तेजी है, आप एक देखिए ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज 214 पर कारोबार कर रहा है। हालांकि थोड़ा सा देखिए इलिक्विड काउंटर है, लेकिन सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई, अविनाश सेंचुरी प्लाई को भी एक बार देखते हैं, एग्जैक्टली देखिएगा सेंचुरी प्लाई कहां पर है। मेरे स्क्रीन पर इस वक्त नहीं है वो स्टॉक। 188.90 आई थिंक ये भी अपने आप को 175 से लेकर 160 के बीच में स्टेबल कर रहा था काफी दिनों से। प्रदीप, आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे? सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई, दोनों स्टॉक्स में से कुछ पिक करेंगे आप इन लेवल्स पे? देखिए टेक्निकली तो सेंचुरी प्लाई बहुत अच्छा लग रहा है, इसके आज रिजल्ट भी है तो उस पर ध्यान रखना होगा। पर अदरवाइज टेक्निकली मेरे हिसाब से अगर ये अपने जो प्रीवियस वीक के हाई को काटता है और उसके ऊपर सस्टेन रहता है 192.50, तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा इसको वीकली चार्ट्स पे। और 220 का एक इनिशियल टारगेट रहेगा और उसके बाद ये 260 के अपने जो प्रीवियस टॉप है उसको रिटेस्ट कर सकता है। जी इस बीच आप देखिए ककातिया सीमेंट को कंसिस्टेंट परफॉर्मर, अपने लाइफ टाइम हाइस पर स्टॉक ट्रेड करा है और आज फिर से 4% से ज्यादा की मजबूती के साथ 433 के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा। और प्रिसाइसली बीते 6-7 सेशंस में ये स्टॉक 130-140 रुपए का मूव दे चुका है। काफी एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है। लेकिन साहिल, सीमेंट पॉकेट से कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो टेक्निकली सबसे साउंड लग रहा हो आपको? देखिए सीमेंट में मुझे लगता है एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिला था एसीसी में कल और परसों की ट्रेडिंग में। मुझे लगता है वो मूव थोड़ा कंटिन्यू होगा। ओवरऑल टॉप पिक सीमेंट स्पेस में मेरा एसीसी है। मुझे लगता है यहाँ से तकरीबन 7 to 8% की तेजी इस एक्सपायरी में देखने को मिल सकती है। चलिए इस बीच आप देखिए और कुछ स्टॉक्स जो कि वॉल्यूम्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स तो नहीं है अभी, लेकिन एक आप पूर्वांकड़ा प्रोजेक्ट्स को देखिए, साउथ बेस अगर आप देखिए तो ये रियल एस्टेट कंपनी है, थोड़ी सी तेजी यहाँ पे नजर आ रही है। और अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जो कि अपनी तरफ वॉल्यूम ट्रैक कर रहे हैं, एक एसआरएफ को देखिए 1433 पर, ये करीब 1% ऊपर है ना। आई मीन मिड कैप स्मॉल कैप में अभी वो जो मोमेंटम था ना वो नजर ही नहीं आ रहा है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से ट्रैक करने। एक मोरपेन लैब को देख लीजिए 1% ऊपर, 30% की तेजी यहाँ पर है। छोड़ता हूँ फॉर द टाइमिंग, एक बार के लिए लार्ज कैप पे ही फोकस करता हूँ। डॉक्टर एडीएस एक्सिस बैंक अब करीब 480 पर लगभग 3 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है, 3/4% की तेजी यहाँ।
ये स्टॉक हो सकता है, आई थिंक डेफिनेटली हो सकता है। प्रदीप जरा देखिएगा इस चार्ट को, कल अच्छी तेजी और अब ये ऑलमोस्ट अप्रैल लास्ट वीक के हाईज को टेस्ट कर रहा है 480 के स्तर पे। एक्सिस बैंक पर आपकी राय क्या होगी इस वक्त? देखिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव चार्ट बन रहा है। इसने अपने जो 200 DMA का जो रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करने के बाद थोड़े दिन उसके आसपास कंसोलिडेट किया है और फिर से ये जैसे आपने बताया जो प्रीवियस हाई था 485 का वो काटने जा रहा है। तो डेफिनेटली अगर 485 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से ये तेज़ी जो है वो एक्सटेंड करेगी 540 तक। अगर आप इसके मेजर टॉप्स को कनेक्ट करते हैं गोइंग बैक टू इसके ऑल टाइम हाई को, उसके बाद के भी जो भी मेजर टॉप्स बने हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो 540 के पे आता है। तो डेफिनेटली अगर ये 485 का जो प्रीवियस टॉप है जो इसने अप्रैल में बनाया था वो काटता है तो एक अच्छी अपसाइड खुल सकती है, ये 540 तक ये जा सकता है। जी साहिल, HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक इन दो स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है? कल दोनों स्टॉक्स ने अपने लाइफ टाइम हाईस टच किए थे और आज भी पॉजिटिव जोन में, भले चाहे बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है लेकिन हरे निशान में बने हुए हैं। अभी अप्रोच क्या है इन दोनों शेयरों पर? देखिए दोनों ही शेयर में लगता है एक लो वोलेटिलिटी अप ट्रेंड में, और जब ऐसा अप ट्रेंड आता है तो लगातार छोटे गेन्स के साथ आप देखेंगे लगातार स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। तो ऑल टाइम हाई पे मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स में तेजी का रुझान ही रखना चाहिए। HDFC बैंक में लगता है ओवरऑल तकरीबन 1250 तक के लेवल्स टच कर सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो दोनों स्टॉक मुझे लगता है कि तेजी ही करनी चाहिए इनमें, और कुछ भी करेक्शन मिले इवन इंट्राडे तकरीबन 1 से 2% का, तो वहां पे खरीदारी करनी चाहिए। शुगर स्पेस इस वक्त क्लियर कट विनर है, आई मीन नो डाउट। एक 618 पर आप देखिए शुगर स्पेस के बाद बायोकॉन पिछले अगर आप देखें महीने भर का स्टार प्राइस परफॉर्मर रहा। अप्रैल में क्या शानदार तेजी स्टॉक खरीदी की, 500 रुपए से चलना शुरू हुआ और 620 तक चला गया स्टॉक। फिर 2 दिन पॉज लिया इसने, आज फिर मजबूती दिखा रहा है। साहिल आपकी राय क्या होगी? फार्मा स्पेस में डॉक्टर रेड्डीज आज पुल बैक मोड में है लेकिन वीक स्ट्रक्चर है, सबसे वीकेस्ट स्ट्रक्चर डॉक्टर रेड्डीज है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर अगर आप देखें तो आई थिंक बायोकॉन और विंडो फार्मा, ये 2-3 स्टॉक्स जो कि मजबूत हैं। तो अभी फार्मा में आप क्या पिक करेंगे? यू विल बाय स्ट्रेंथ, यू विल बाय वीकनेस, क्या करना चाहिए मेरे को इस वक्त? देखिए मुझे लगता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है मार्केट में, और अगर आप इस समय सेक्टर्स को प्लॉट करेंगे तो फार्मा एक वन ऑफ द वीकेस्ट लिंक है मार्केट का इस समय। तो मुझे लगता है कि आप इसके वीकेस्ट स्टॉक्स को शॉर्ट करने के लिए रेडी रहिए बजाय के स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स को बाय करने के लिए। मुझे लगता है कि लूपिन एक बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आप वीकली चार्ट्स ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर तकरीबन 600 रुपए का एक डबल बॉटम है जिसकी नेकलाइन पे वो इस समय खड़ा है। तो मुझे लगता है कि वहां पे एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा तकरीबन 1630 1640 के आसपास। तो वेट एंड वॉच अप्रोच रहेगी। मुझे लगता है वहां पे जैसे ही ये स्टॉक आए और कुछ भी वीकनेस का साइन शो करे तो मैं शॉर्टिंग वहां पे रेकमेंड करूंगा। खरीदारी के लिए मैं इस समय सलाह नहीं दूंगा चाहे इन स्टॉक्स में स्ट्रेंथ भी हो, क्योंकि सेक्टर एज अ होल जो है उसकी ब्रेड्थ अच्छी नहीं है और वो आउट परफॉर्म भी नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वेट करके जो सलाह मैंने दी लूपिन में वो ही फार्मा के अंदर लेनी चाहिए। जी 4 स्टॉक्स देखिए जहां पर कमजोरी देखी जा रही है और खराब नतीजों का असर है। करियर पॉइंट 7.5% नीचे कमजोर खुला, अभी भी कमजोरी बनी हुई 109 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। MM फोर्जिंग्स यहाँ भी नंबर्स वीक रहे कंपनी के, 5.5% नीचे ट्रेड कर रहा है 454 के लेवल पर। 8 के माइज एक और स्टॉक जहां पर 4% की कमजोरी देखी जा रही है, 2025 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, अगेन वीक अर्निंग्स। और एक और स्टॉक वो है एल्स्टॉम इंडिया का, अगेन यहाँ भी वीक अर्निंग्स का ही रिफ्लेक्शन दिख रहा है और 2.25% की कमजोरी के साथ 597 के लेवल पर है। लेकिन प्रदीप प्रिसाइसली MM फोर्जिंग और करियर पॉइंट खराब नतीजों की वजह से कमजोर शुरुआत हुई इन स्टॉक से, लेकिन क्या यहां से कमजोरी और स्ट्रेच हो सकती है? देखिए खास करके MM फोर्जिंग जो है अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस पे भी खड़ा है। इसका जो 200 दिन का एवरेज है एज वेल एज इसका जो 34 वीक मूविंग एवरेज है, दोनों ही इसमें वहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लिया है। करीबन 485 के आसपास ये रेजिस्टेंस प्लेस्ड है और आज के जो वीकनेस है उसके बाद इसने अपने 34 DMA को काटा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये अपना जो 34 DMA के नीचे जो 457 पे प्लेस्ड है उसके नीचे सस्टेन करता है तो इसमें जो वीकनेस है वो कंटिन्यू कर सकते हो, ये 415 के लेवल छू सकता है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में नेगेटिव बायस ज़रूर से बन रहा है। कैरियर पॉइंट भी सिमिलरली अपने 200 DMA के आसपास रेजिस्टेंस लेने के बाद आज इसने अपना 34 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है और अगर ये यहीं पे इसी लेवल पे आसपास क्लोज आता है तो मेरे हिसाब से इसमें भी वीकनेस कंटिन्यू करेगी और ये वापस से अपना 9900 का जो प्रीवियस सपोर्ट है वो उसको छू सकता है। तो शॉर्ट टर्म में इस दोनों ही स्टॉक्स पे थोड़ा सा नेगेटिव व्यू बन रहा है। साहिल आखिरी प्रश्न पूछूंगा आपसे,
इस ट्रेडिंग वीक के लिए रेस्ट ऑफ जो 4 सेशन है, 3 सेशन है, उनके लिए आप किन किन स्टॉक्स पे नजर रखेंगे? 2 स्टॉक्स में रेकमेंड करूंगा। पहला मुझे लगता है मारुति। अगर आप देखें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे क्लियरली विजिबल है। दूसरा, इसके साथ ही साथ हमने देखा है कि इसका शॉर्ट टर्म कोरिलेशन विद यूएसडी जेपीवाई एंड जेपीआईएनआर बहुत ही स्ट्रांग है और मुझे लगता है उस चार्ट पे भी हमें रिवर्सल है। तो वेट ऑफ टेक्निकल एविडेंस क्लियरली शो कर रहा है कि मारुति 4200 4300 के स्तरों को टच कर सकता है। तो एक मारुति में मेरी बाय की सलाह रहेगी। दूसरा, साथ ही साथ आप देखेंगे कॉन्ट्रेरियन ट्रेड रहेगा जो कि एक 2 से 3 सेशन में पूरा होना चाहिए। वो रहेगा एक HCL टेक पे बाय। आज इसका 9वां दिन है जहां पे लगातार करेक्शन बनी हुई है और अगर आप देखेंगे टॉम डीमार्क स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म करेक्शन लो जो है आज की क्लोजिंग पे देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि आज क्लोजिंग के आसपास HCL टेक में खरीदारी करनी चाहिए। तकरीबन 750 760 का टारगेट यहाँ देखने को मिलेगा। शुक्रिया साहिल आपका समय देने के लिए, जी बिजनेस को, सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए। इक्विटास को देख लेते हैं। आज पूरा ही इनफैक्ट एनबीएफसी पॉकेट लाइमलाइट में रहेगा उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग की वजह से। और इक्विटास कल भी थोड़ा करेक्ट हुआ था ये स्टॉक और अभी भी ½ नीचे ट्रेड कर रहा है 142 के लेवल्स पर। एसकेएस माइक्रो 6 रुपए मजबूत होकर अभी भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन इक्विटास और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के बीच एक कंपैरिजन लेकर मेरे सहयोगी संदीप मौजूद है, उनके पास चलते हैं। संदीप, एक